देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिलायबिलिटी को काउंट कर जाएं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में यहां जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बट हम वैलिडिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली वैलिडिटी हिट होगी इस केस में। ठीक, हाई क्वालिटी फीडबैक में फोकस ऑन दी टास्क सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फीडबैक जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चे को, जब बच्चे का आकलन कर रहे हैं या फीडबैक देंगे उसको, तो कौन सा फीडबैक हाई क्वालिटी फीडबैक है, कौन सा लो क्वालिटी फीडबैक है, ये अवॉइड करना चाहिए एज अ टीचर आपको। तो उच्च गुणवत्ता वाला फीडबैक हम प्रतिपुष्टि किसको कहेंगे, जो फोकस करता है टास्क पर। कि भाई मान लीजिए बच्चे को आपने कोई टास्क दिया था, एक टास्क बेस्ड लर्निंग होती है ना, आगे पढ़ेंगे, आपने कोई टास्क दिया था, वो टास्क उसने कैसे पूरा किया, कितने समय में पूरा किया, कितने अच्छे से पूरा किया, इस बारे में आप फीडबैक देंगे, ना कि बच्चे पे पर्सनल कमेंट करेंगे, अरे तुम तो हो ही खराब, अरे तुम तो ढीले हो, है ना। फालतू बातें बच्चे के पर्सनैलिटी पे नहीं उसके अटैक करना, हमें क्या करना है उस टास्क पर या उस एक सब्जेक्ट जो काम हम उससे करा रहे हैं उस समय पे, जिस चीज के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं उस चीज पे फोकस करना है, ना कि बच्चे को ही लेबल कर देना है। तो हाई क्वालिटी फीडबैक में क्या होगा, हम टास्क पे फोकस करेंगे, हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, हम सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज पर, कि चैलेंजिंग टाइम्स में बच्चा खुद को कैसे मैनेज कर पाता है या कैसे रेगुलेट कर पाता है अपने इमोशंस को। ये सारी चीजें जो है वो हाई क्वालिटी असेसमेंट या हाई क्वालिटी फीडबैक का हिस्सा होंगी। वहीं अगर हम लोअर लेवल पे देखें या लोअर क्वालिटी फीडबैक देखें, तो ये फोकस करेगा लर्नर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनल क्या क्षमताएं हैं, वो किस बैकग्राउंड से आता है। तो ये सारी जो है बेकार बातें हो जाएंगी, ये बिलो द बेल्ट चले जाएंगे हम। ठीक, और फीडबैक दैट ऑफर्स ओनली जनरल एंड वेग रिमार्क्स, यानी जनरल टर्म्स दे दो, जनरली कुछ भी कह दो, अरे तुम तो अच्छे हो। अब अच्छे हैं तो भाई क्या और अच्छा कैसे करें, कुछ एक फीडबैक तो दो, या तुम तो बहुत ही फलाने हो, है ना, तुमने हाँ काम ठीक किया है आपने। अब ये वेग हो गया, क्या कहना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली बताओ ना, कि बट हो सकता था, क्या हो सकता था। तो आपको जो फीडबैक देना है वो क्लियर देना है बच्चे को, जिससे स्पेसिफिक होकर के देना है कि आप टास्क, सब्जेक्ट या सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज इन पॉइंट्स पे ही उसको फीडबैक दें, क्लियर फीडबैक दें, स्पेसिफिक होकर के दें, ना कि जनरल और वेग टर्म्स में या फिर बच्चे की पर्सनल विशेषताओं पे, कि वो किस परिवार से आता है, वो कपड़े कितने अच्छे पहनता है ना, या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उनसे बेटर है कि आप टास्क बेस्ड उसको फीडबैक दें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है देखते हैं एक बार। एज अ टीचर व्हाइल इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स यू शुड अवॉइड। भाई एक टीचर के रूप में जब आप बच्चों के अधिगम को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अवॉइड क्या करेंगे, बचेंगे किससे। ये नॉट वाले क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं। तो किस चीज से बचना है जब हम बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, या फिर हमने कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उसमें सुधार की क्या जरूरत है। वाह वाह साहिल, आपको हम ब्लॉक करेंगे, ऐसी फालतू शायरी करोगे, थोड़ा अच्छा लेवल की शायरी करो यार, हैं तुमको भी हंसी आ रही है। मैम आंटी कैसी हैं, उनका पूरा ध्यान रखें, शालू कह रही हैं। शालू ध्यान तो पूरा रखा जा रहा है, बट उस ध्यान रखने में बैंड भी बज रही है थोड़ी, है ना, थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब है, बाकी लोग भी हैं, मतलब दीदी हैं और भी, तो बट फिर भी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि सबके अपने अपने काम भी हैं साथ में, तो बड़ा हो जाता है कई बार, है ना। हाँ, फिर थोड़ा सा अटेंशन की अभी जरूरत ज्यादा है। देखिएगा एक बार, निकल जाएगा ये टाइम भी, कोई दिक्कत नहीं है। 93% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं कि किस चीज से बचना चाहिए। तो इसमें तो आप श्योर हैं कि मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन देम, बच्चे को कंपेयर नहीं करना होता, बच्चे को कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाना है। कंपेयर करना है तो उसकी ही तुलना उसी से करनी है। भाई 3 महीने पहले कैसे थे और आज कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, बेहतर हो, क्या कर सकते हो बेहतर, बच्चे को ही खुद से कंपेयर करें। आप खुद को खुद से कंपेयर करें, आपस में 2 लोगों को कंपेयर ना करें, वो फेयर नहीं होता लाइफ में कभी भी, है ना, वो सही तरीका भी नहीं है स्पेशली सिखाने का। फिर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नेगेटिव वाली भरते हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि आप खुद में विश्वास आपका बढ़ रहा है, अपनी क्षमताओं में आपकी सेल्फ एफिकेसी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है ना। तो यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। हमको तो नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट पूछा है हमसे, तो गलत पूछा है। फिर आएंगे प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव बात है कि आप फीडबैक प्रतिपुष्टि दे रहे हो बच्चों को, कैसे वो इंप्रूव करे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली एंड रिकॉर्ड दी सेम, ये बात भी सही है कि आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, समय आने पे फीडबैक देंगे उस डेटा, उस ऑब्जर्वेशन, उस रिकॉर्डेड डेटा के आधार पे। तो हम ये कहेंगे कंपैरिजन करना गलत बात है, और जो गलत बात है वही सही बात है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, तो जो गलत वही सही
सिंपल बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? फ्लो बनने में थोड़ा सा समय लगेगा हमारा अभी, क्योंकि काफी टाइम से कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हुई है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुलना करना सबसे खराब बात हो जाएगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए, जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बैचेस में कराया भी, ये टॉपिक आपका दिया भी हुआ है सिलेबस में कि इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या अंतर है ना। मुझे लगता है इस पे एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में अंतर पूछा है। रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे। तो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन इंपेयरमेंट यानी क्षीणता, अपंगता एवं अक्षमता के मध्य अंतर के संदर्भ में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? बताइए, फटाफट से बताइए, कोई समस्या नहीं, आयत कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल स्टिक करना है सिलेबस पे, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों पे अभी समय व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्टिक कर लिया सिलेबस पे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ए होगा आंसर, कह रहे हैं कई लोग। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। इंपेयरमेंट क्या है? तो इंपेयरमेंट रेफर्स टू दी एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, बात तो सही है। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज द फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट। फिर है हैंडीकैप इज ऑल्सो डिफाइंड एज सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। हैंडीकैप रेफर्स टू द इनेबिलिटी टू यूज डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्टिवली एज नॉर्मल पर्सन्स डू। ये नहीं है, ये किसके बारे में? डिसेबिलिटी के बारे में बात है ना। ये डिसेबिलिटी के बारे में बात है। हैंडीकैप सोसाइटी के एस्पेक्ट में सोसाइटी बना देती है ना। डिसेबिलिटी किस वजह से? डिसेबिलिटी आपकी इंपेयरमेंट, जो भी शारीरिक कोई भी अगर ऑर्गन डिफेक्टेड है या कुछ मिसिंग है कोई ऑर्गन, या प्रॉब्लम जो आपकी फिजिकली है, स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, वो इंपेयरमेंट कहलाती है, क्षीणता कहलाती है कि इस चीज की कमी है या ये डिफेक्टेड है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरा विजन, जो आंख में कोई नर्व मिसिंग है या कुछ और ब्रेन में कोई नर्व मिसिंग है, हाथ ठीक से काम नहीं करता, वो डेवलप ही नहीं हो पाया था, तो ये जो हाथ काम करना बाद में आएगा, लेकिन हाथ का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है मान लीजिए, उसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती हूं, तो हाथ का स्ट्रक्चर ठीक ना होना इंपेयरमेंट है, उसकी वजह से लिख ना पाना डिसेबिलिटी है। हैंडीकैप क्या है? जो समाज हमें, सोसाइटी, सोशली जब हम ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे इस वजह से, तो वो आपका हैंडीकैप बन जाता है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे इंपेयरमेंट रेफर्स टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंपेयरमेंट का ही हमेशा परिणाम होगा, डिसेबिलिटी के कारण डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार आप मान लीजिए आप में कोई डायरेक्ट कुछ मिसिंग नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है फिर भी कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए किसी भी वजह से। आगे बढ़ेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे। अब एक ये आपका ICIDH एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता है इनकी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट्स। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है इंपेयरमेंट की, क्षीणता की, डिसेबिलिटीज, दिव्यांगता, हैंडीकैप्स, इन तीनों की ICIDH बोल रहे हैं इसको हम, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। और इसको क्या कहा गया है? ICIDH के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, बेस्ड ऑन दी बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल। बायोसाइकोसोशल डिजीज क्या होगी भाई? बायो का मतलब है हमारी बायोलॉजी, हमारी हेरिडिटी, हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। साइको क्या हुआ? जो हमारे मन या हमारे मस्तिष्क से चलने वाली चीजें या फंक्शन करने वाली चीजें हैं, तो हम कह देंगे ब्रेन या माइंड कह लीजिएगा आप। सोशल क्या है? जो सोसाइटी ने हमको एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि हमें मान लीजिए चलने में, हमारे पैर में कोई दिक्कत थी तो उसकी वजह से हम दौड़ नहीं पा रहे थे, बट सोसाइटी ने क्या कहा? अरे तुम तो फलाने हो, तुम तो ऐसे हो, या तुमको तो इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, तो वो तब हैंडीकैप बन जाता है। जब तक आपको उस चीज से दिक्कत हो रही थी वो डिसेबिलिटी थी, लेकिन जो फंडामेंटली जो चीज मिसिंग है या आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर में ही जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप में इंपेयरमेंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपको PDF मिल भी जाएगी, इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तो यहां पे क्या बात हो रही थी? यहां पे बात हो रही थी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही किसमें? इंपेयरमेंट में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया? फंक्शनल को, जस्ट फंक्शनल को अलग से डाल दिया B ऑप्शन में, ठीक। तो अगर हम कहें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी इंपेयरमेंट्स, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड, प्रकार्य और संरचना से संबंधित दुर्बलता या समस्या इंपेयरमेंट्स कहलाएंगी, यानी हम कहेंगे ये इंपेयरमेंट है, ठीक। जब बच्चे की संरचना में कोई प्रॉब्लम हो या कार्यात्मकता में उसकी वजह से कोई समस्या आ रही है। डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जब डेली लिविंग की एक्टिविटीज में, दैनिक गतिविधियों में उसको समस्या हो या क्या हो, रेस्ट्रिक्शन महसूस हो, लिमिटेशन महसूस हो, तो वो डिसेबिलिटी। हैंडीकैप्स और पार्टिसिपेशन
हैंडीकैप्स क्या है? पार्टिसिपेशन लिमिटेशन इन सोशल इंटीग्रेशन, कि हमने ये कह दिया कि ये वाली रेस हो रही है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या इस जगह पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको ये समस्या है, तो समाज ने रोक दिया तो हैंडीकैप हो गया। शरीर या फिर बेसिकली उस किसी एक ऑर्गन के मिसिंग होने पे या डिफेक्टेड होने पे जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों समस्याएं उससे होंगी, वो इंपेयरमेंट बन गया। अब डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अब क्योंकि कोई एक ऑर्गन या तो डिफेक्टेड है या तो फिर मिसिंग है या तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो वो इंपेयरमेंट की वजह से क्या होगा, जो आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी वो अफेक्ट होंगी तो उसको डिसेबिलिटी कह रहे हैं हम। उस केस में डिसेबल्ड बन जाएगा व्यक्ति, क्यों? क्योंकि कोई एक इंपेयरमेंट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं क्या कहा।